हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश दुबे वॉइस में। दोस्तों, आज जो है हम इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट, जिसको हम हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं, इस चैप्टर को देखेंगे और इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो है 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी, इसमें जो है हम सारे चैप्टर को हम जो भी मूल अधिकार से रिलेटेड है इसको हमने कवर किया है। तो स्वाभाविक है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 2 वीडियो में जो है मैं इस फंडामेंटल राइट को कवर किया हूँ। उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, आइए आगे हम देखते हैं। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे जो है मूल अधिकार क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में हमको मूल अधिकार में क्या क्या शक्ति मिली है और मूल अधिकार क्या है, इसको हम देखेंगे। फिर आगे जो है हम उसके अंतर्गत बातों को देखेंगे, इसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके आगे हम मूल अधिकार की विशेषताएं को देखेंगे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके अंतर्गत हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे संविधान में वर्णित मूल अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जो कि समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो आप जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है हम फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल माने जाते हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में शामिल है। तो उन सभी अनुच्छेद को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। और इसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया कि 6 से लेके 12 तक के हमने जो एनसीईआरटी, जो कि इंडियन पॉलिटी, जो कि आप सिविक्स में ही पढ़ते होंगे, तो ये सभी टॉपिक को जो है जो भी फंडामेंटल राइट के जो टॉपिक है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी जो है आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो से ही मिले। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो हम लोग अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 13(1), 32, 13(3), 34। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। फिर उसके आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 13(4), जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत हम लोग केस स्टडी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस गया था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, इसको हम लोग देखेंगे किस केस स्टडी में क्या बात हुई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर केस है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हुई और इसमें क्या नतीजा निकला। फिर इसके आगे हम लोग अनुच्छेद 13(4) को विस्तार पूर्वक देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है 24वां संशोधन, संविधान संशोधन 1971 हुआ था, उसके अंतर्गत क्या बातें आई थी सामने। फिर हम लोग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो कि आप बहुत शुरू से ही न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फिर उसके आगे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, उसके अंतर्गत क्या केस स्टडी का रिजल्ट निकला। तो ये सब जो केस स्टडी है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको कुछ, आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो कुछ उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये सब केस स्टडी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ और
परिधि को स्पष्ट करने हेतु दिए गए सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सिद्धांत, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्बिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, ठीक है दोस्तों, आच्छादन, पृथक्करणिकता, अधित्याग। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करेंगे। फिर हम लोग जो है आर्टिकल 14 को देखेंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद हम लोग देखेंगे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, जो हम इसमें अंतर देखेंगे। जो बात आती है विधि के समक्ष समता, जो आर्टिकल 14 में, और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अपवाद कुछ हैं दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 15 को हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो अनुच्छेद 15 देखेंगे, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 5 आर्टिकल है, उसको भी हम देखेंगे। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) में क्या क्या बातें हैं, इस सबको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसके अपवाद को भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 16, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अंतर्गत भी 5 आर्टिकल है दोस्तों, 16(1), 62, 63, 64 और 16(5). तो इतनी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। उसके आगे 16 में ही हम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस स्टडी हुआ था आर्टिकल 16 के अंतर्गत, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर आगे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, जैसे प्रमोशन में आरक्षण कैसे मिलता है। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस पा लेते हैं तो उसमें किस तरह से आरक्षण लगता है, जो कि SC, ST, OBC और भी जो मेंबर हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, हैंडीकैप हैं, उनको किस तरह से आरक्षण मिलता है प्रमोशन में, तो उसकी क्या केस स्टडी है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। 71 संविधान संशोधन द्वारा 1995 द्वारा इस जोड़ा गया था, इसको हम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है परिणामी ज्येष्ठता, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। इसमें है क्या दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते होंगे वही मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते होंगे जो न्यायाधीशों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब सबसे एजेड हो, ठीक है, जो रिटायर्ड होने वाले हो, जो सबसे सीनियर हो, तो उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो इसका संविधान में ये जो परिणामी ज्येष्ठता, इसको हम ध्यान से देखेंगे। उसके अंतर्गत जो नियम है, क्या कायदे नियम है, इसको इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट हम क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर आप जान रहे होंगे, जो OBC के अंतर्गत जो गरीबी रेखा से ऊपर है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत और भी बहुत कुछ है। इसको क्रीमी लेयर कैसे संविधान में आया और किस तरह से बातें हुई और किस तरह की स्टडी है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट बैकलॉग, बैकलॉग आप कोई भी वैकेंसी निकलती होगी उस पर बैकलॉग लिखा होता है, तो वो क्यों लिखा रहता है आज आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को जो है इस वीडियो में दोस्तों मैं कवर करूंगा और आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम 1 घंटे के वीडियो में कवर करेंगे और आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि हम सारी बातें यहाँ लिख नहीं सकते थे, ठीक है। आपको मोटा मोटा चीज़ें जो हमने लिखा है इंपॉर्टेंट, उसको समझने के लिए आपको हमने यहाँ लिख दिया है। तो जैसा कि दोस्तों हम बता चुके हैं आपको कि जो है इसमें हम आपको कोई भी चीज़, मतलब एक एक टॉपिक भी आपसे जो है फंडामेंटल राइट का एक भी टॉपिक आपको इससे मिस नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम 6 से लेकर 12 तक के सारी NCERT आपको कवर किए हैं और लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसको भी मैंने कवर किया है। तो ये वीडियो और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो भी 1 घंटे की रहेगी। अगर आप ये 2 वीडियो देख लेंगे फंडामेंटल राइट का, तो आप मान के चलिए कि आपका NCERT 6 से लेकर 12 तक आपका पूरा कवर हो जाएगा फंडामेंटल राइट चैप्टर के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे जो भी मैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर डालूंगा तो वो चैप्टर 6 से 12 तक, कहने का मतलब कवर करेंगे, ठीक है। तो जिससे ये होगा कि आप तो 6 से 12 क्लास के बच्चे तो देख ही पाएंगे, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे UPSC, PCS हैं, IAS PCS, SSC, CDS हैं, तो इस टाइप के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और भी जो आम जनमानस है जिसको अपने देश का फंडामेंटल राइट को जानना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये
ये जो है मूल अधिकार है, ये हर इंसान को जानना चाहिए, हर आम आदमी को ये अपना फंडामेंटल राइट जानना चाहिए कि हमारे देश में हमारे संविधान ने जो है हमको क्या क्या ताकतें दी हुई हैं। ठीक है, तो आइए अब समय ना नुकसान करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों, सिंपल सी भाषा है कि मूल अधिकार, जैसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग अपने देश को देश बोलते हैं, तो पॉलिटी में या भारतीय राज व्यवस्था में देश को राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी पॉलिटी या संविधान में आप राज्य देखते होंगे तो असल में वो देश की बात हो रही है। तो मूल अधिकार जो है दोस्तों, ये हमें जो है संविधान से मिलती है। ठीक है, संविधान में कुछ हमारे मूल बातें लिखी हुई हैं, जो जिन लोगों ने संविधान को बनाया हमारे देश में, जो तो उन्होंने फंडामेंटल से राइट से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि हमको शक्ति देता है सरकार के खिलाफ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, मैं एक सरल भाषा में बात कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई आम इंसान को कोई पुलिस तुरंत जेल में डाल दे उठा के। ठीक है, तो इसमें आपको जो है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपके पास ये ताकत है। अगर आपका मूल अधिकार हनन हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आप तुरंत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है, आप रेट दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी शक्तियां मिली हुई हैं संविधान से। ठीक है, और इसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संरक्षण कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब संविधान से आपको कुछ शक्तियां मिली हुई हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है, जो कि सरकार और कोई भी ब्यूरोक्रेसी, कोई भी शक्ति आपका हनन ना कर सके, समझ रहे, आपको परेशान ना कर सके। आप कुछ चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, जैसे किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी जाति, आप कोई भी धर्म अपना बदल सकते हैं, कुछ भी, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, कोई भी शिक्षा ले सकते हैं, जहां मन तहां अपना घर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि मूल अधिकार का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार 6 हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए डिफिनेशन शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार क्या है आपको हमने सरल भाषा में बता दिया, और अगर आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि मूल अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं और जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यहाँ दोस्तों भौतिक और नैतिक विकास के अंतर्गत ये बातें हैं। भौतिक मतलब सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास। ठीक है, और नैतिक विकास के अंतर्गत आध्यात्मिक विकास और धार्मिक विकास। ठीक है, तो जो व्यक्ति सामाजिक विकास के लिए स्वतंत्र है, आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र है, राजनीतिक विकास के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, आध्यात्मिक विकास के लिए अपने स्वतंत्र है, धार्मिक विकास के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो मूल अधिकार हमको यही ताकत देती है, और ये चीजें संविधान में लिखी गई हैं हमारे लिए। तो आगे बहुत सी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे मेरी बातें। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आपको मूल अधिकार में हमने बता दिया। ठीक है, तो मूल अधिकार दोस्तों, ये जो मूल अधिकार हमारे संविधान में है, ये जो है ये किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और हमारे संविधान में जैसा कि आप जानते हैं कि 22 भाग होते हैं, 22। ठीक है, तो वो जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, वो भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद, जैसा कि आप संविधान जानते हैं कि 395 माने जाते हैं, वैसे तो 465 हैं, ए बी सी कुछ करके ऐसे जोड़ा गया है आगे, तो वैसे हम 395 मानते हैं। तो वही अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो मूल अधिकार जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
लिया गया है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति, मतलब न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त, इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। ठीक है, तो मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार हैं। जो मूल संविधान, जो पहले संविधान में 7 मूल अधिकार थे, बाद में एक को हटा दिया गया था। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, बाद में एक को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। ठीक है, 6 ही मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटा के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और इसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है व सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर सकता है। तो मतलब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मूल अधिकार हमको कितना सुरक्षा प्रदान करता है सरकार के प्रति, कार्यपालिका के प्रति। ठीक है, और इसका संरक्षण कौन हमें देता है, कौन हमारा साथ देता है? तो सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, और मूल अधिकार के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, आप आगे हमारी बातों को आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आपको क्या क्या ताकतें मिली हुई है मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अगर आपका ये अधिकार आपसे अगर कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, मूल अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश जा सकता है, जो कि मैंने बता दिया है। और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये बात है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। तो मूल अधिकार में संशोधन जो है वो सदैव विशेष बहुमत से होता है। ठीक है दोस्तों, तो विशेष बहुमत आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। बस इतना आप जान लीजिए कि मूल अधिकार में जो संशोधन होता है, अगर कोई संशोधन आप करते हैं तो विशेष बहुमत से होता है। और मूल अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं? मूल अधिकार न्यायोचित है। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। राज्य मतलब देश। ठीक है, देश के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को देश के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, इसे कहने का मतलब ये है, मूल अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, मतलब आपको, मतलब इसमें कुछ रोक ठोक भी संशोधन करके लगाया गया है सरकार की तरफ से, संशोधन करके। ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन, राज्य द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब आपको जो है जैसे कोई कानून सरकार बनाती है
या इतना सिंपल समझ लिए कि जैसे आपके देश में कोई आंतरिक विद्रोह हो गया, समझ रहे हैं, या कोई आपातकाल लग गया, तो उसमें सरकार जो है आपके कुछ मौलिक अधिकार को हटा सकती है, और जो भी आदेश देगी उसको आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपको पालन करना पड़ता है आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे। अभी आपको मोटा मोटी बात आपको बता रहा हूँ टॉपिक में, आगे हम इस पे एक एक आर्टिकल पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, उसके आगे आप देखिए, यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इसको घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, मूल अधिकार को। राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20, जिसको 20 कहते हैं, व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। ठीक है, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मूल अधिकार है इसका प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था, और 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। ठीक है, चलिए ये भी मोटी मोटी बात हो गई। अब हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, ये आपको बता दिए हम, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत जो है 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, क्योंकि जरूरी चीजें हैं। कभी भी मान लीजिए विद्रोह हो गया तो सरकार के पास ये सब शक्तियां होती हैं। चलिए आगे जो है संविधान में वर्णित मूल अधिकार। ठीक है, संविधान में जो वर्णित है 6 मूल अधिकार, जैसा कि आपने बता दिया कि मैंने आपको बता दिया कि पहले मूल संविधान में 7 था, जिसको एक को हटा दिया गया, संपत्ति अधिकार को, उसको विधि का अधिकार बना दिया गया, और अब जो है कितने बचे? 6 बचे। तो 6 कौन कौन से बचे? पहला समानता का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत 4 आर्टिकल, हम 5 आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ये सब बातें होंगी। तीसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ठीक है, पांचवा हमारा मूल अधिकार जो है हमको जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत हम बात करेंगे। फिर जो है छठवां जो मूल अधिकार है हमारा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में दोस्तों हमको शक्ति मिलती है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, और इसी को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इस अनुच्छेद को माना है। ठीक है, तो अब इसी 6 अनुच्छेद को ही जो है पूरा जो है विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल को हम विस्तार से जानेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 14 से 35 तक जो आर्टिकल हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोग 14 से लेके 32 तक पढ़ेंगे। बाकी के 3 आर्टिकल 33, 34, 35 वो बिना काम का है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या बातें हैं, आइए अब हम लोग विस्तार से जानते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा मतलब देश की परिभाषा क्या है, और भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, ठीक है,
सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये जो 4 लाइन लिखा गया है संविधान में दोस्तों इसी तरीके से लिखा हुआ है, जो शब्द मैंने नोट किया है यही लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी। तो इसका मतलब क्या निकलता है, तो इसका मतलब है दोस्तों मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में देश को राज्य कहते हैं, तो मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्न चीजें शामिल हैं, जैसे कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक है, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सब चीजें जो हैं ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती हैं। तो दोस्तों जो जो मैंने संस्थाओं का नाम बताया है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। ठीक है, तो 12 की बातें ये हुई। अब हम आर्टिकल 13 को देखेंगे, अनुच्छेद 13 को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 13 में क्या बातें हैं, तो अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के अंतर्गत क्या बातें हैं। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 13(1), 13(2), 13(3), 34। ठीक है, इस अनुच्छेद के 4 खंड हैं, 13(1), 13(2), 33, 13(4) है। इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि अनुच्छेद 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि संसद में मान लीजिए कोई भी मूल अधिकार के लिए, मान लीजिए कोई बिल निकाला गया कोई संशोधन के लिए मूल अधिकार में, तो जो मूल अधिकार में जो बातें लिखी हुई हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, और जो बातें संशोधन के द्वारा जोड़ी जा रही है संसद में सरकार की तरफ से, तो उसमें अगर कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का हनन करता हो, है, या मूल बात या हमारी मूल अधिकार की मूल बातों को कुछ दिक्कत करता हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर से उस बिल को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, न्यायिक पुनरावलोकन को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बिल को मंगा सकता है और वो देख सकता है कि भाई ये मूल अधिकार में आप जो है ये चीजें जो ला रहे हैं ये इससे जो है दिक्कत होगी मूल संरचना का। ठीक है, तो इतना हम लोग का शक्तिशाली है ये मूल अधिकार।
इसमें जो है ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट संरक्षण करता है, तो यही आर्टिकल जो है आर्टिकल 13 के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षण करता है। ठीक है, हमारे खिलाफ कोई भी सरकार मान लीजिए बिल लाती है जिससे हमारा मूल अधिकार की शक्ति कम कम होती है या, ठीक है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इसका जो है जुडिशियल रिव्यू करती है और फिर उसको निरस्त कर देती है। ठीक है, जहां तक वो ठीक नहीं रहेगा बिल, वो उसको निरस्त कर देगी। तो आइए उस 13 के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, 13(1) के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, हम इसको समझते हैं। तो अनुच्छेद 13(1) में जो बात है, इसके अंतर्गत क्या बातें हैं, इसको समझिए। 13(1) में ये बातें कही गई है, संविधान के लागू होने की ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंध में से असंगत है। तो मैं अभी वही बता रहा था। ठीक है, तो ये 13(1) के अंतर्गत ये बातें हैं। इसके कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तरह तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। ठीक है, और 13(2) के अंतर्गत क्या बातें हैं, यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब आर्टिकल 13(3) तीसरा, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बातें हैं। 13(3) के अंतर्गत इसमें प्रायोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सब जो है इसमें प्रायोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद 13(4) में क्या लिखा हुआ है, ये जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। ये 13(4) जो है ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 13 में 13(4) बाद में जोड़ा गया, जो कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। दोस्तों, संविधान संशोधन मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब गवर्नमेंट जो है बिल लाती है संसद में, कुछ भी सुधार करना हो, ठीक है, तो वो अमेंडेंट, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूटेंट अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, उसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये चारों बातें हो गई अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 13(4) में जो है अनुच्छेद 13 और वह 368 का संबंध क्या है। इसमें जो है इस चीज को हम देखते हैं। अनुच्छेद 13(4) में जो है अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है। इसमें दोस्तों हम एक एक टॉपिक आपका कवर करा रहे हैं जिससे जो है आपकी कोई बातें छूटे ना, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या आप कोई भी एसएससी का एग्जाम की तैयारी करते होंगे, आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आप जो है एकदम स्टोरी के रूप में आपको चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। अगर आप एक दो बार देखिए दोस्तों, एक बार में आपकी चीज़ें दिमाग में नहीं जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रखा हूँ। आप कोई भी कंपटीशन के पहले सिर्फ 2 बार 3 बार अगर सुन के जाएंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा आप सब्र बना रहे हैं क्योंकि भाई पॉलिटी है, इसमें जो शब्द हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 13 व 368। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 368 जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, इसी के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है,
तो 368 मतलब जो अनुच्छेद है वो उसमें संविधान संशोधन, इसी के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 न्यायालय जो है अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब आपको मैंने बता दिया है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायालय के पास ये शक्ति है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। हिंदी में थोड़ा खतरनाक शब्द लिखा होता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश शब्द बता दे रहा हूँ। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू, कर सकता है या नहीं। इस आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले व उससे संबंधित कुछ वाद विवाद है दोस्तों। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है कुछ केस स्टडी है, आइए इसको देखते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन, आज आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसी के अंतर्गत जो है दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, ये केस आया था 1951 में। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में 1951, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि, ठीक है, अनुच्छेद 13(2), ठीक है, ये फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 13(2) मैंने लिखा है आपको समझने के लिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 मामले में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर गोलकनाथ की केस स्टडी आई सामने। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1961, इसमें दोस्तों न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में, जो कि मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ देखिए 13(2) है, 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। अनुच्छेद ये जो 13(4) है दोस्तों, ये 13(4) ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। ये जो 13(4) आप देख रहे हैं, ये पहले 3 यही थे, फिर आखिरी में इसको जोड़ा गया। तो 13(4) जो अनुच्छेद है वो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो यही मोटी मोटी बात थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसको हमने देख लिया। ठीक है, अनुच्छेद 13(4) ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था, जोड़ा गया था और संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। इतना मैंने आपको बता दिया था। फिर अब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद आया सामने सुप्रीम कोर्ट में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना है। अब इस केस में इसने 24वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया।
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ केशवानंद भारती केस को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) की विधि में शामिल नहीं है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 व 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है हम मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के बारे में देखते हैं। फिर ये केस बाद आया। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। ठीक है दोस्तों, तो न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे में स्वतंत्र रहें। तो शासन के तीनों अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो। दोनों तीनों पे एक दूसरे पे आपसी नियंत्रण हो। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधायिका कानून बनाती है, फिर उस कानून का पालन जो है कार्यपालिका करती है। ठीक है, उस कानून का पालन अगर नहीं होता है तो उसका केस जो है वो न्यायालय में जाता है। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग आपको मैंने बता दिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक दूसरे से स्वतंत्र है किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। ठीक है, न्यायिका जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि न्यायालय जो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, ये जैसा कि आप बता रहे हैं, जान रहे हैं कि मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो उसी में ये सब चीजें जो है ये न्यायालय को ये ताकत दी गई है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये ताकत मिली हुई है न्यायालय को। ठीक है, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। तो ये बातें, ये सब केस स्टडी की बात खत्म हुई। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने हेतु कुछ सिद्धांत जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणी का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत जिसको हम लोग इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं, तो इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) है। 13(1) साफ कर देता हूं मैं।
इसका संबंध 13(1), ठीक है, इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती हैं। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता या ग्रहण हट जाता है, साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो, तो आच्छादन हट जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, आप एक बार और सुन ले, तब हो सकता है आपके दिमाग में बैठ जाए। ये जो आच्छादन का सिद्धांत है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती है। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता या ग्रहण हट जाता है, साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो, तो आच्छादन हट जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग पृथक्करणिता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इस सिद्धांत के अंतर्गत? तो पृथक्करणीय सिद्धांत के अंतर्गत यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों अनुच्छेद 13(2) में, जैसा कि मैं बता दे 13, राइटिंग इस पे नहीं बनता है, आर्टिकल 13(2), उदाहरण के लिए जैसे अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथक्करणिता का सिद्धांत है। ठीक है, उस मात्रा तक, जैसे 13(2) में मैंने कहा था ना कि इसमें ये बातें हैं, जैसे मैं बता देता हूँ कि 13(2) के अंतर्गत क्या बातें थी। 13(2) में कहा गया था कि संविधान के पश्चात, यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य, मान लीजिए कोई बिल आ रही है संसद में जो कि मूल अधिकारों को कुछ दिक्कत करता हो, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। बहुत मच्छर है दोस्तों। चलिए, ये भी पृथक्करणिता का सिद्धांत भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो है अधित्याग का सिद्धांत। ठीक है, ये तीसरा सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ दोस्तों इतना गर्मी मच्छर लगता है कि बहुत दिक्कत होती है पढ़ाने में आपको। चलिए, फिर भी पढ़ाना तो है ही। आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक अधित्याग का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या बातें हैं? तो अधित्याग का सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता।
कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी बात दोस्तों हो गई ये सिद्धांत की बातें। अब हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद पे आ जाएंगे, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 12 और 13 हमने कवर किया दोस्तों। 13 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से 2-3 बार देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें काफ़ी केस स्टडी आपको मैंने बताया, ये सब एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अब जो है अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 में भारत में अनुच्छेद 14 में क्या बातें कही गई हैं? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो अनुच्छेद 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष जो समता का विचार है, ये जो है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, का विचार है, ये ब्रिटिश मूल से उद्गृत है। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये विधियों का जो समान संरक्षण है, ये जो आप देख रहे हैं विधियों का समान संरक्षण, इसको अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों में अंतर है। ये विधि के समक्ष समानता ये इंग्लैंड से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। ठीक है, ये जो है सॉरी ये जो है ये यूएसए से लिया गया है और ये अंग्रेजों से लिया गया, इंग्लैंड से। तो दोनों में अंतर क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। विधि के समक्ष समता, हाँ, और विधियों के समान संरक्षण में अंतर क्या है, इसको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता के अंतर्गत क्या क्या बातें होती हैं और ये कैसे अलग है विधियों के समान संरक्षण से। तो विधि के समक्ष समता में सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, विधि के समक्ष समता मतलब का ये अर्थ निकलता है कि मतलब सभी को एक समान, सरकार जो है सभी को एक समान समझती है, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होगा। दूसरी बात, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। तीसरी बात, कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो या अधिकारी हो या सामान्य विधि से बढ़कर है, वो सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। ठीक है, कहने मतलब कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो या अधिकारी ही क्यों ना हो, वो जो सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। ठीक है, वो सब जो है सभी सभी जो है एक बराबर है विधि के लिए। चौथी बात, यह नकारात्मक संदर्भ के लिए है, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं। तो अब जो है ये विधि की समझ समान समता के बारे में मैंने बता दिया। अब जो है विधियों का समान संरक्षण, इसका अर्थ क्या क्या है संविधान में। तो विधियों का समान संरक्षण के अंतर्गत विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ठीक है, इसके अंतर्गत विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ठीक है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। दूसरी बात, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। ठीक है, कहने का मतलब बिना भेदभाव के, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, जो कि बिना भेदभाव के। तीसरी बात, समान के साथ
समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। और चौथी बात, यह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। तो विधि के समझ समता जो है वो नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है, और विधियों के समझ संरक्षण जो है ये सकारात्मक पॉजिटिव संदर्भ लिए हुए हैं। तो उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर दोनों ही जो विधि हैं वो अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश न्यायविद जो डाइसी हैं ने विधि के समझ समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। ठीक है, ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समझ समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है, और यहां तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है, और यहां तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आइए जो है अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता के जो अपवाद क्या क्या हैं। ठीक है, इसके अपवाद भी हैं। आइए इसके अपवाद को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अनुच्छेद 14 के विधि के समझ समता के अपवाद क्या क्या हैं। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये भी एक अपवाद है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी कोर्ट वोट जो है वो परमादेश जारी नहीं कर सकती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ। और भी देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के दायित्व के खिलाफ इस संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के दायित्व के खिलाफ है या उनके संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 361 में। ठीक है, बहुत शक्ति मिली होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। नेक्स्ट देखिए, विदेशी राजनयिकों हैं, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, ये जो है न्यायालय मतलब ये कार्रवाई नहीं कर सकती इनके खिलाफ। ठीक है, इनको बड़ा सुरक्षा मिला हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तो विदेशी राजनयिकों जो कि एम्बेसडर आप देखते हैं, शासकों, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कि आप जान रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। भारत में जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में जो सांसद हैं और विधायक हैं उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, कोई भी सांसद अगर संसद में या विधायक कोई भी संसद में अगर कुछ गलत बात भी बोल देता है तो उसकी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। ठीक है, या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती न्यायपालिका। इस संविधान में हमारे लिखा हुआ है, जैसे सांसदों के लिए अनुच्छेद 105 में लिखा हुआ है, ये बात आप चेक कर सकते हैं। और विधायकों के लिए अनुच्छेद 194। ठीक है, अनुच्छेद 194 में लिखा हुआ है कि भारत में सांसदों और विधायकों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। अनुच्छेद 361 क के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों जो है मीडिया को भी जो है, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं जो न्यूज़ चैनल है, वो भी अनुच्छेद 361 क के तहत इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 14 के अपवाद है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप अनुच्छेद 14 में पढ़े हैं ना कि विधि के समझ समता, विधि के समझ सबको समान दिया गया है, तो ये अपवाद है दोस्तों। इनको समानता नहीं दिया गया, इनको विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद 14 भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 को आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, तो यह अनुच्छेद धर्म
जाति, मूलवंश, निवास, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है कि यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अंतर्गत भी 4 आर्टिकल हैं। 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 5 है दोस्तों, 15(5). ठीक है। तो ये बड़ा है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये 5 आर्टिकल है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). आइए देखते हैं इन सभी में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 15 में मैंने आपको दोस्तों बता दिया है कि यह अनुच्छेद जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है? ठीक है, ये 15(1) है। तो इसमें राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद या किसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है। ये 15(1) में यही बातें कही गई हैं। तो दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधार तक सीमित करता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, ये सरकारी जो संस्था है उन्हीं के लिए बातें हैं। तो 15(1) में क्या कही गई? राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सरकारी नौकरी में आपके संग कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ठीक है। मतलब पेट में अगर वो माँ बनने वाली रहती हैं तो उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। हैं? यह लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं है, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर में उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये हो गया महिलाओं को मातृत्व अवकाश। ठीक है, पुरुषों को नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये मतलब विशेषाधिकार दिया गया है इसमें। ये देखते हैं 15(2) में क्या है। 15(2) में है राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है, सरकारी के संग प्राइवेट कंपनियों को भी आदेश दिया गया है इसमें 15(2) के अंतर्गत। उसके अंतर्गत दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में सभी संस्थाओं में, चाहे वो दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो, इसमें भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे उद्देश्य इसमें, जैसे देखिए इसका उद्देश्य एग्जाम्पल है अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु। ठीक है। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों ये होता है छुआछूत। ठीक है। हमारे संविधान में दिया हुआ है कि आप किसी के संग भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे आप वो किसी भी कास्ट का हो। ठीक है। सब संविधान में, कानून में, सब चीजों में सब समान है। यही 15(2) में 15 दिन में आइए देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। 15(3) में देखिए दोस्त, सीधी सी बात यही है कि जो अनुच्छेद 15 में दोस्तों यही बातें कही गई है कि जो क्या नाम है कि सरकारी जो संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट संस्थाएं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी चीज को लेके। तो 15(3) में क्या बातें कही गई हैं ये देखते हैं। 15(3) में इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। तो इसमें जो है महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है।
राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि 15(3) में क्या बातें हैं, देखिए महत्वपूर्ण है। तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो 15(3) में महिलाओं और बच्चों को विशेषाधिकार दिया गया है। 15(4) में क्या कहा गया है, तो 15(4) में जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। जो मद्रास राज्य बनाम चंपकम जो केस था, जो 15(4) जो है दोस्तों बाद में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामले का निर्णय के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना। ठीक है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु विशेष प्रावधान इसमें किया गया था। 15(4) के अंतर्गत काफी चीजें शिक्षण संस्थान में जोड़े गए। ठीक है, उसी के अंतर्गत हमने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन का केस स्टडी हमने पढ़ा था। इसी के अंतर्गत मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जाति समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित कर लिया। तो आइए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग 15(5) में क्या बातें कही गई। तो 15(5) में दोस्तों ये जो है 15(5) 4 अगर बाद में जोड़ा गया तो 5 भी बाद में जोड़ा गया संशोधन करके। तो 15(5) जो है वो 1903 जो संविधान संशोधन हुआ था, 93 संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 15 से 15(5) जोड़ा गया। कहने का मतलब जो है 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा गया। ये जो 15(5) जो है 15 का अंतर्गत, इसमें किसी भी शैक्षणिक संस्थान चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। अपवाद इसका सिर्फ इतना है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं हैं, इसके अपवाद हैं। जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आप देखते हैं कि तमाम जो होते हैं वो निजी संस्थान होते हैं, उनको कुछ छूट होता है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया था। तो इसके अपवाद दोस्तों क्या क्या हैं, देखिए 5 अपवाद इसके मैंने आपको बता दिया। ये ठीक है, सबको समान भाव देता है धर्म जाति मूल वंश लिंग के आधार पर, लेकिन इसके 5 अपवाद हैं। इनको विशेषाधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही। जैसे महिलाओं को विशेषाधिकार संविधान में दिया था, बच्चों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। ठीक है, तो महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु किए गए कुछ विशेष प्रावधान हैं इसके अंतर्गत, तो ये अपवाद में आएंगे। तो मोटी मोटी ये बातें खत्म हो गई। ठीक है, इससे अनुच्छेद 15 में ये आप समझ गए कि सबको समान माना गया है और ये फंडामेंटल राइट ही है, इसमें आप सारी चीज़ों को सबको समान कहेंगे, लेकिन उसमें अपवाद भी कुछ हैं। बाद में कुछ चीज़ें जोड़ी गई तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जोड़ी गई। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, महिलाएं बच्चे, ठीक है, इनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया। SC ST कुछ OBC हैं जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके उत्थान हेतु कुछ विशेषाधिकार लियाए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपवाद हो गया। तो ये अनुच्छेद 15 भी समाप्त हुआ। अब जो है नेक्स्ट हम अनुच्छेद 16, ठीक है, ये अनुच्छेद 16। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि एक एक अनुच्छेद को हम कितना विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब मैं कोई बात छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो आप IAS का एग्जाम दें, चाहे 6 to 12 कोई भी क्लास के एग्जाम दे रहे हो, एक भी बात मैं छोड़ नहीं रहा हूँ जिससे आपको
कोई किताब ना पढ़ना पड़े। ठीक है, आप 1 2 बार 3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो ये बातें आपके दिमाग पे चढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अनुच्छेद 15 समाप्त हुआ तो अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसी में आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। ठीक है, उसी में प्रमोशन, आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, हर चीज में आरक्षण, तो इसी में आप सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, इसी में क्रीमी लेयर, बैंक लॉग, ठीक है, इसी में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के आधार पर कैसे होता है, पदों डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन कैसे लागू होता है, इसी में आप पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 16 में क्या कहता है, अनुच्छेद 16 में क्या कहता है, राज्य के अधीन नियोजन, ठीक है, सरकारी नौकरी, इसमें अवसर की समानता होगी और धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, निवास, जन्म स्थान, उत्पत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब राज्य है, राज्य जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता देगा। लोक नियोजन मतलब कोई सरकारी नौकरी हो गया है या सरकारी कोई कामकाज, इसमें जो है किसी के संग भेदभाव नहीं करेगा। बस सिंपल कहने का मतलब ये होता है, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे जाति, मूलवंश, लिंग, निवास, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे आप कोई सरकारी नौकरी पाए, इनके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस इतना सा मतलब है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत भी 5 इसके भाग हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग 5 भाग पढ़ेंगे, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5). अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो 16(1) के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, अब 16(2) में क्या कही गई है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य निवास स्थान व वंशक्रम को शामिल किया गया है। कहने का मतलब दोस्तों, जो 16(1) है और 16(2) है, दोनों में लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। ठीक है, विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा, है, विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा, जो संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब सरकारी क्षेत्र में ही ये लागू होगा, है, संविदा और ये जो प्राइवेट नौकरी हो इसमें ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अवसर की समता, है, योग्यता का मूल नहीं है, चाहे वो मानसिक हो, मानसिक शारीरिक योग्यता ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब जो है 16(3) में क्या कह रहा है, 16(3) में ये कह रहा है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन मतलब उसमें मैंने बता दिया ना, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सरकारी सेवा, तो संसद विधि बनाकर, ये 16(3) के अंतर्गत में बात कह रहा हूं। ठीक है, 16(3) के अंतर्गत संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। ठीक है, संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। बस इतनी सी बात है 16(3) में। अब 16(4) में क्या है, 16(4) में जो है, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। कहने का मतलब एक बार रिपीट मैं और कर दे रहा हूं 16(4) को, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का बंद कर सकेगा। और अब 16(5) में क्या दिया हुआ है, इसमें जो है, इस अनुच्छेद की कोई बात
किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। ये 16(5) जो अनुच्छेद है, इसमें किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। तो दोस्तों ये 16(4) है, इसमें जो है पिछड़ा वर्ग कौन है, यह जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, जैसे कि मैंने आगे लिख रखा है कि 1953 में नेहरू जी ने एक आयोग दिया, वह था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। इसे कालेलकर आयोग कहा गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत में ये बात हुई थी। नेहरू जी ने जो है ये पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इसकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। ये जो अनुशंसा थी उस समय के राष्ट्रपति जो थे उसको खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। तो 1979 में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ठीक है, तो जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27%, यही जो मंडल आयोग है इसी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं कि पिछड़े जाति को जो है जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% पिछड़े वर्गों हेतु सीटों को आरक्षित रखने की बात कही गई। तो नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में बीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखिएगा। नौकरियों में 27% के आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में बीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। 1991 में बीपी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनको ईबीसी कहते हैं, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो फिर एक केस स्टडी की बात केस हुआ है, जिसको हम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कहते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। ठीक है, तो ये फैसला दिया, तो ये 7 फैसले दिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला, आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। दूसरा, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। तीसरा, क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चौथी बात, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। ठीक है, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। पांचवी बात, पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं। छठवीं बात, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यह सब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला सुनाया है। ठीक है, तो छठवीं बात क्या था, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सातवीं और आखिरी बात, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आरक्षण की व्यवस्था का। तो यही बात जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल केस में आरक्षण के ऊपर ये सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात हो गई। अब हम आखिरी में थोड़ा सा हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रमोशन में जो आरक्षण लगता है। ठीक है, समय भी ज़्यादा हो रहा है।
बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसीलिए मैंने बताया था कि जो है 2 वीडियो में मैं आपको ये सारा चीज़ कवर करा दूंगा, जिससे आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, एक अक्षर आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको कोई बुक कोई नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका ये समझ लीजिए कि 6 से लेकर 12 तक है, इस चैप्टर से मौलिक अधिकार या कोई भी मैं चैप्टर भविष्य में पढ़ाऊंगा तो मैं सारे एनसीईआरटी को कवर कराता हूँ, नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है, बस आपको ध्यान से सुनिए, आप समझिए। आपको सारी चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आएंगी, 2-3 बार सुनिए, आपको समझ में आएंगी। तो आइए जल्दी से 5वां टॉपिक देख लेते हैं, प्रमोशन में आरक्षण। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण। ठीक है, तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा 16(4) को जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, जिसको एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 77वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में 16(4) क में जोड़ा गया, जिसमें एससी और एसटी को डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिया जा सकता है। दूसरा, 85वां 85 संविधान संशोधन 2001 द्वारा एससी और एसटी के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो ये 85वां संविधान संशोधन 2011 में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था लागू की गई एससी एसटी के लिए। ठीक है, एम एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 में उच्चतम न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य किया। ठीक है, वो 3 बातें क्या थी? पिछड़ेपन के प्रामाणिक आंकड़े, दूसरा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, तीसरी बात प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ता हो। ये 3 बातें कहीं। आइए हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी क्या चीज़ है। ठीक है, जिसको हम परिणामी ज्येष्ठता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का नियम क्या है? तो परिणामी ज्येष्ठता कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का नियम क्या कहता है? पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति है या कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता स्थायी हो जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता स्थायी हो जाती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते होंगे वरिष्ठ जज को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्रीमी लेयर को देख लेते हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर आप बहुत देखते होंगे, ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है। इसमें देखते हैं किसको कहते हैं क्रीमी लेयर। तो पिछड़े वर्गों के वो लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्णय नवंबर 1992 को देखते हुए सरकार ने न्यायाधीश राम नंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तथा उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा। समिति ने जांच के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसके अनुसार अग्रलिखित व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ एवं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय तथा लोक सेवा श्रेणी बी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंकों में कर्नल के समकक्ष या उससे उच्च पद पर धारण करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो इनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये सब संवैधानिक पद है दोस्तों, तो इनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इनको क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। तो सरकार ने मई 2013 में
क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख कर दिया। ठीक है, 6 लाख रुपया कर दिया। फिर भी अपडेट अभी आया था लेटेस्ट, अब शायद जो है 8 लाख हो गया है। ठीक है, तो अब ये 8 लाख रुपया कर दिया गया है। आइए देखते हैं जल्दी से बैकलॉग क्या है, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप इसका जवाब देते हैं तो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। आइए आप जो है फॉर्म में देखते होंगे बैकलॉग। बैकलॉग क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, बैकलॉग, इसको इंग्लिश में भी बैकलॉग लिखते हैं। तो रिक्त सीटों को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग है। ठीक है, रिक्त सीट को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो इन पदों को इनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बैकलॉग में का नियम देखिए क्या है। रिक्त सीटों को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो इन पदों को इनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों मोटा मोटा बात यही था। मैंने सारे चीज़ों को, सारे टॉपिक के सभी बातों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। हमसे कोई बात छूटी नहीं है। मैंने एक एक बातों को आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। एक एक अनुच्छेद के अंतर्गत जितनी जितनी बातें हैं मैंने मौखिक रूप से आपको बता दिया है। अब आपका काम है इसको एक बार में सुन के, आपको चीज़ें दिमाग में नहीं उतर सकती क्योंकि भैया ये क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे कोर्स हैं। ठीक है, 6 साल 7 साल का कोर्स को मैंने एक दो वीडियो में समेटा है, तो स्वाभाविक है कि जो है आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं, आप इसको उनको भी इससे लाभ होगा। और जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और भी जो गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप जो है इसको सुनेंगे सिर्फ, तो आपको कोई किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। तो आइए एक क्वेश्चन जो है आप मैं पूछता हूँ, आप उसको जवाब दीजिए। अगर आप जवाब दे पाएंगे, बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछूंगा, तो समझेंगे कि जो है आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकार में शामिल नहीं है। मैं ऑप्शन 4 बताऊंगा आपको, इसमें आपको बताना है कि ये मूल अधिकार में शामिल अब नहीं है। ठीक है, वर्तमान में ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन पहला समानता का अधिकार, ऑप्शन दूसरा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन तीसरा शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि मूल अधिकार में वर्तमान में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे लाभ हो रहा हो तो, और लाइक करें, बिना लाइक के मत जाइएगा। और सोशल साइट पे दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा कल। ठीक है, अगर आप उस वीडियो